नमस्ते गौतम जी। नमस्ते। पिछली बार हम लोगों ने दो बातें आपकी ओर से और एक बात मेरी ओर से यहाँ पर विराम लिया था। एक से ही शुरू करिए तो एक से शुरू करें तो दोनों अपने आप आ जाएंगे। जी। तो बस ये पूछना था फिर से वही बात कि इतना नॉलेज होते हुए भी आदमी की वृत्तियाँ क्यों नहीं बदल रही हैं और बार बार अंधकार में ही अपने आप को महसूस करता है और स्वभाव भी जैसा है वैसा ही रहता है। उसको नया बनाया जा सकता है क्या? बस यही प्रश्न है आपसे। इतनी सभ्यताओं के बाद भी और वैदिक सभ्यता से लेकर के 20वीं शताब्दी के महापुरुषों की विद्याओं तक सब कुछ अवेलेबल है। 3000 साल में पूरे विश्व में जो कुछ भी ज्ञान लोग दे गए वो है। फिर भी आदमी प्रिमिटिव मेंटालिटी का, कन्वेंशनल मेंटालिटी का, ट्राइबल मेंटालिटी का क्यों है? पहले भी भीड़ में रहता था, गुफाओं में रहता था, असुरक्षित रहता था और किसी को मारता था भीड़ में जाके। आज भी मॉब लिंचिंग कर रहा है। तो फिर ज्ञान का क्या फ़ायदा हुआ? यही सवाल है ना जी। वही आदमी जो भीड़ में जाकर मॉब लिंचिंग कर रहा है वही अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवेश में रूड, ऑडेशियस और एरोगेंट है। जी। यही सवाल है। तो इसलिए ये कह सकते हैं हम लोग, ऐसा कह के इसको समाप्त कर सकते हैं कि उसके स्वभाव में है। एरोगेंस उसके स्वभाव में है। तो स्वभाव को कैसे बदले? उस तरह के स्वभाव को नहीं बदल सकते। वो एरोगेंट रहेगा। एरोगेंट रहेगा तो फिर क्या करें? तो बड़े लोग बोल गए हैं कि माइंड पर काम करो, पॉजिटिव थॉट करो, माइंड से हार्ट में आओ, आदि आदि। तो भी नहीं हो रहा है। तो इसका नुकसान क्या है? अगर वो स्वभाव में है और एरोगेंट है तो नुकसान क्या है? नुकसान उसी को पहले हो रहा है। वो ऐसे कि जिसको बुद्ध जो थे वो डॉक्टर थे और बाकी लोग जहाँ पर दुख है वो पेशेंट थे। बुद्ध उन पेशेंट को ठीक किया। तो अगर हम लोग इस भाषा को लें, डॉक्टर, पेशेंट और डिजीज़, प्रतीकात्मक रूप से, तो हम लोग ये समझ सकते हैं आदमी खुद ही डिजीज़ ला रहा है। जैसे हम लोग विज्ञान की भाषा में ये समझ चुके हैं कि एवरी डिसऑर्डर इज साइकोसोमैटिक। दिस इज वन वर्ड दैट वी हियर ऑल द टाइम। दुनिया भर के टेस्ट डॉक्टर्स कराते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि वी कैन नॉट फाइंड एनी फिजिकल एलिमेंट इन यू। ठीक है। एंड देयरफॉर तो ये साइकोसोमैटिक है। साइकोसोमैटिक मतलब मन में डिसऑर्डर है, इसे शरीर में डिसऑर्डर है। मन को ऑर्डरली कर लिया जाए तो बॉडी में भी डिजीज़ चला जाएगा। तो ये है। डिजीज़ कैसे आ रहा है? उसमें भी एक सिंड्रोम बताया गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, है ना, कि हमको एंग्जाइटी हो गई तो पेट मेरा गड़बड़ होने लगा, या हम टेंशन में आ गए तो सिर दर्द होने लगा। ये होता है। एंग्जाइटी न्यूरोसिस होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जैसे हम लोग डिस्टर्ब करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी का वीक होता नहीं है। अच्छा। हम वीक कर रहे होते हैं। तो इन सब चीज़ों से फिर माइंड आ गया। माइंड आ गया माने स्वभाव आ गया। हम लोग ये कह सकते हैं कि सबका स्वभाव अलग होता है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं सबका माइंड एक होता है। जिसको कृष्णमूर्ति कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे। जो स्वभाव है, जिसको माइंड कह रहे हैं, वो उसको कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे। घृणा करना, दूसरे को नीचा दिखाना, डरना, सिक्योरिटी की मांग करना, चाहना, प्यार पाने की इच्छा, प्यार देने की इच्छा, ठीक है, डाह, डर, ये सब कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस है और ये सभी में है। ठीक है। यानी सबका स्वभाव एक हुआ। हम लोग बोलते हैं कि इसका स्वभाव उसके स्वभाव से अलग है, जुड़वा भाई है फिर भी स्वभाव अलग है, ये शांत प्रकृति का है लेकिन ये उग्र प्रकृति का है ना। लेकिन अगर आप देखिएगा दोनों का कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस ठीक है। जो एक है, जो शांत है, उसके मन में भी डर होगा कोई चीज़ का। अच्छा। और जो उग्र है उसके पास भी डर है। जो डरा हुआ होता है वही डराता है और डरावना दिखता है। तो जो शांत है वो उसका अपीयरेंस है। तो ऐसा नहीं कि जो जुड़वा भाइयों में जो शांत है, बुद्धिमान है, वो एनलाइटेंड भी हो जाए, क्योंकि वो तो उसी समाज का ही हिस्सा है ना। तो जुड़वा भाई होने पर अगर स्वभाव अलग है तो अलग है नहीं, इसको गौर करने की ज़रूरत देखा जाए कि सभी का माइंड एक ही है, सभी का कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एक है। वही है।
सबका। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मेरे अंदर डर नहीं है, या जो प्रिमिटिव आदिम भय जिसको कहते हैं वो नहीं है। अदरवाइज डर का कोई कारण नहीं होने पर भी वो क्यों डरता है? अचानक से नॉकिंग होती है और हार्ट पल्पिटेशन होता है, ये आदिम भय है, डीप रूटेड फियर है इंसान के अंदर। कभी कभी तो लगता है कि बुद्ध जो कहते थे कि पहला आर्य सत्य दुख है, हमें लगता है कि पहला आर्य सत्य भय है। भय है इससे उसमें अंदर सुख की चाह है, और जब सुख आता है तो वही जो दुख लेके आता है, थर्ड स्टेप आता है जो बुद्ध का पहला स्टेप है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख से मुक्ति है, मुक्ति का उपाय है। लेकिन उसके पीछे हम लोग चले गए, दुख सुख के कारण है और सुख भय के कारण है। तो असली चीज़ पर काम करना है भय जी। कोई ऐसा नहीं है जो जिसके अंदर भय ना हो। ये कहकर तो आपने एकदम मुक्त कर दिया हमको एक तरह से कि मैनी टाइम्स वी आर टोल्ड दैट तुम बहुत फेयरफुल हो, या हम किसी को कहते हैं कि यू आर वेरी एरोगेंट। बट अगर ये समझ में आता है कि जिसके पास भी माइंड है वो उसके अंदर ये सारा कंटेंट है। अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये भाषा ले सकते हैं कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस है। हाँ, किसी पास इतना एरोगेंस है, किसी पास इतना है। हाँ, लेकिन है, पर है। क्यों है? क्योंकि वो भयभीत है। भय उसको उसके अंदर एंग्जाइटी ला रहा है। अरे मेरा ऐसा हो गया, अब क्या होगा? ये एंग्जाइटी न्यूरोसिस आया, एंग्जाइटी आया तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आया, तो बॉडी पर इफेक्ट करेगा, साइकोसोमेटिक हो गया, ये हो गया। उपाय में एक प्रश्न है मेरा कि क्या इस स्वभाव को बदला जा सकता है? उत्तर है नहीं। मेरा प्रस्ताव है अब कि नया स्वभाव गढ़ा जा सकता है। कोई भी आदमी एक अपना नया स्वभाव बना सकता है। आपने तो बहुत ही नई बात कही। एक नया स्वभाव, नई रीजनिंग, नया लॉजिक, जिसके लिए श्री अरविंदो बोलते थे कि हमें ईश्वर को समझने के लिए उसकी लॉजिक को समझना पड़ेगा। हम लोग अपनी लॉजिक में समझने जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, है ना? तो नए स्वभाव की रचना करने लगे अगर हम लोग, तो पुराना स्वभाव नहीं रह जाएगा। सारा प्रॉब्लम खत्म 3000 साल का। अच्छा। सारा कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस खत्म, आसान रास्ता। अब नया स्वभाव कैसे करें, उसके लक्षण क्या होते हैं, ये गीता में लिखा हुआ है। ये योगी कैसे चलता है, योगी कैसे बोलता है, योगी कैसे हंसता है, सब लिखा हुआ है। वो वही बात है। लेकिन इसको हम अगर नई भाषा में कहें कि वो मनुष्य को नए स्वभाव की रचना करनी चाहिए, का मतलब ये है कि उसकी शुरुआत वो यहाँ से करे कि वो अभी में हो। ये सुनने में भले ही अब बोर कर रहा हो या नीरस लग रहा हो, लेकिन ये इतना शक्तिशाली है, ये इतना प्रकाशमय है, और ये इतना सेल्फ एफल्जेंट है, जहाँ से इतना प्रकाश, आनंद, खुशियाँ सब आती जाती हैं कि कुछ मुझे और सूझ नहीं रहा है। क्योंकि हो सकता है वही मेरे अंदर से देख रहा है और बोल रहा हो, जो यहाँ पर मेरे साथ है, जिसको हम वाइट शेडो ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं। तो जब आप यहाँ पे रहते हैं तो एक नए स्वभाव का आविर्भाव होता है, उदय होता है, अन्वेषण होता है, और आप उसकी रचना करने लगते हैं। वो प्रसंग ही छूट जाता है जो इतने दिनों से परेशान कर रहा था, जिसको फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स कह रहे थे। तो आप एक तरह से कह रहे हैं कि हम जो कुछ और है उसको चूज करें तो... नहीं, जो कुछ और है नहीं, जो वास्तव में है। अच्छा। वास्तव में हो है के लिए बहुत कठिन करने की ज़रूरत नहीं है। ये माइक्रोफोन है तो वास्तव में है। हाँ। ये लाइट है तो वास्तव में है। आप यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ। इसको मैं कह रहा हूँ कि एक्चुअलिटी है या रियलिटी है। तीन शब्दों के अलग अलग मतलब है, ट्रूथ, रियलिटी, एक्चुअलिटी। ये एक्चुअलिटी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। हर वस्तुएं रियल हैं। रियलिटी का मतलब है दैट विच कंडीशंस इन टाइम एंड स्पेस। जिस चीज़ों की कंडीशनिंग टाइम और स्पेस में हुई है उसको रियलिटी कहा गया है। इसकी परिभाषा है ना। इसकी टाइम और स्पेस में है, टाइम खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में सब एटम से कोलोकेशन से बन गया है। ऐसे ये भी है कि टाइम और स्पेस में इसकी कंडीशनिंग है। इसको इसलिए ऐसी वस्तुओं को रियलिटी कहते हैं। और ये घटनाएं घट रही हैं सचमुच में, झूठ नहीं, इसलिए एक्चुअलिटी है। खोज ट्रुथ की है ना। तो ट्रुथ की खोज के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस रियलिटी और एक्चुअलिटी के साथ रहे ना, तो क्या होता है
चेतना का स्वभाव है ट्रांसेंड कर जाना, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसीलिए वो अभी हो जाता है। अभी मतलब हमने अभी जो रियलिटी है उसको ट्रांसेंड कर गए, और जो ट्रांसेंड कर जाने की जो प्रोसेस है, जो भाव है, जो ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस है, दैट इज ट्रूथ। तो आप अभी में हो करके उसे ट्रांसेंड करते हुए चुपचाप उसका साक्षी हो सकते हैं, उसके में मौन में देख सकते हैं अपने पूर्ण विराम। आपने बहुत सुंदर सुंदर डेफिनेशंस दिए रियलिटी के, सत्य के, और जिन शब्दों का प्रयोग करते हुए बोला वो लिंग्विस्टिक्स है। जी। तो अगली बार लिंग्विस्टिक्स पे और कुछ थोड़ा आप जी, बिल्कुल। प्रकाश डालें।